इतनी प्यारी ऑब्जर्वेशन को कितनी प्यारे एक्सपेरिमेंट से सर ओम्स लॉ ने हमें दिया और इसका इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा हमें काम आता है कि स्पेशली तो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा घुमा देता है। मैं निखिल सिंह बेस्ट पूरी करियर विल फैमिली की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। तो आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की, जैसा कि हेडिंग बता रही है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से, अगर हम बात करें कि कितनी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो इस टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आइए बिना समय को वेस्ट करे लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं इसका हिस्ट्री क्या था। हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आया कहां से। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम ने हमें ओम्स लॉ प्रोवाइड करा और जब उन्होंने थ्योरी दी तो उन्हीं को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने उनके नाम पे ही इस लॉ को रख दिया। वो लॉ कहता क्या है? वो नियम हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप को समझाता है। अब हम ये तो जानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो उन दोनों की रिलेशनशिप को भी समझते हैं। सर जॉर्ज के अकॉर्डिंग क्या है वो लॉ? देखिए, अगर बात करें कब ये लॉ दिया गया था, इट वॉज given in 1872. In 1872, George Simon gave us a law, a relationship between current and potential difference. अब उनके अकॉर्डिंग लॉ कहता क्या है? उन्होंने ये बताया कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हम उस पे लगा रहे हैं उसके। अगर और आसानी से समझे तो मान लीजिए मैं बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस का रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ाता जाता हूं, तो अंदर करंट के फ्लो में भी हमें कांस्टेंट इंक्रीमेंट देखने मिला। अगर ये डेफिनेशन पूछ ली जाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि ओम्स लॉ लिखिए, राइट ओम्स लॉ, तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम इन सारी चीजों का जिक्र करें, जैसे कि द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. And it is the direct line from it is the direct statement from the NCERT. और NCERT को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि NCERT से बाहर का कोई पेपर नहीं बनता। तो हम तो ये चीज समझ गए, लेकिन इस चीज तक सर साइमन पहुंचे कैसे, या हम बोले ओम सर पहुंचे कैसे? तो सबसे पहले हम उस पूरे क्राइटेरिया को समझेंगे। हम फिर से पीछे जाएंगे, जैसे जॉर्ज सर ने इन चीजों को डिराइव करने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए जो भी उन्होंने अरेंजमेंट्स करे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, उसको पहले हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सर जॉर्ज साइमन ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। और ये एग्जैक्ट एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक से लाया हूं, वो भी 12.1 देखो मेंशन कर दिया है। तो पढ़ते पढ़ते अपनी एनसीईआरटी की नोटबुक भी खोल लो, और एक्टिविटी छोड़नी नहीं होती, पढ़नी होती है, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है। तो इसका भी एक लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे जॉर्ज साइमन उस स्टेटमेंट तक पहुंचे, वो उस लॉ को देने के केपेबल बने। उसके लिए हमें सबसे पहले इस अरेंजमेंट को समझना पड़ेगा। ये जो अरेंजमेंट हमारे सामने है, हमें इस अरेंजमेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है ये अरेंजमेंट? देखो, अरेंजमेंट में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं करा है। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सर जॉर्ज ने सबसे पहले एक वोल्ट मीटर का अरेंजमेंट करा, उसके बाद एक एमीटर का अरेंजमेंट करा, इसके अलावा नाइक्रोम वायर का अरेंजमेंट करा। नाइक्रोम वायर के अलावा उन्हें और किस चीज की जरूरत थी? उनको जरूरत थी सेल, डिफरेंट सेल्स की, जिनका सेम पोटेंशियल हो। तो मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है V वोल्ट की, इसका पोटेंशियल V है। ऐसे ही मेरे पास मान लीजिए 3 या 4 सेल है, तो हमें इन चीजों की जरूरत है। और इसके अलावा किसी चीज की जरूरत है? हम बोल सकते हैं यस वी नीड की, हमें की जरूरत है, ठीक है। और किन्हीं चीजों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऑब्वियसली अगर हमें पूरे सर्किट को जोड़ना है तो हमें वायर की भी जरूरत है। अब मैंने यहाँ पे कोई ये जो चीजें लिखी हैं, इनके साथ साथ मैंने इनके सिंबल बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं
ताकि आप इनके सिंबल्स को भी लर्न कर ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम वोल्ट मीटर एमीटर कहना तो जानते हैं लेकिन हम ड्रॉ करना नहीं जानते, तो सर्किट डायग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये तो भैया डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो सारे जितने भी सर्किट डायग्राम्स है उन्हें लर्न करना नंबर 1 रूल। अब हमें याद है तो हमने वो सारे लिख लिए हैं। अब मैं इनकी खासियत बताऊं, जैसे हमें पहले भी पता है वोल्ट मीटर किसके काम आता है, टू मेजर द वोल्टेज। किसके काम आता है, मेजर द वोल्टेज। इसके अलावा अगर हम बात करें एमीटर किसके काम आता है, टू मेजर द करंट। नाइक्रोम वायर एक अलॉय वायर होती है। ये जो नाइक्रोम की वायर हमें मिलती है, ये नाइक्रोम की वायर हम कैसे अचीव करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं नाइक्रोम के बारे में, तो नाइक्रोम इज एन अलॉय। नाइक्रोम एक अलॉय है। ये कैसे मिलकर बनती है, किधर से बनती है? नाइक्रोम को अगर हमें पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकल, इसके अलावा क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन के मेटल्स को मिक्स करना होगा। आई मेरी बात समझ में? अगर हम इन सबको मिक्स कर ले तो हमें क्या मिल जाएगी, एक नाइक्रोम अलॉय मिल जाएगा। तो अगर हमें पता जाए कि नाइक्रोम होता क्या है, तो याद रखना है नाइक्रोम को कैसे हम डिफाइन करेंगे। नाइक्रोम क्या है, एक अलॉय है। नाइक्रोम एक अलॉय है। कैसी अलॉय है, जो इन सारे मेटल्स से मिक्स करके बनती है। हमें नाइक्रोम वायर भी मिल गई। नाइक्रोम वायर की खासियत क्या होती है, और आगे जाकर हम इसको और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि नाइक्रोम या इसके अलावा कुछ ऐसी वायर्स होती है जो बहुत ज्यादा काम आती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग फेनोमेनास को समझने में। चलिए बैक टू द टॉपिक। हमें पता है सेल या फिर बैटरी का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल वो वर्क करती है ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द सर्किट फ्लो हो पाए। अब इसके अलावा की मैं बात करूं तो की वो ऐसा बैरियर है जो हमें करंट को अलाउ करता है पास होने से या ना होने से। हमारी इच्छा मुताबिक, हमारी विश के अकॉर्डिंग हम करंट को फ्लो करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, यू विल स्विच ऑफ द की। इफ यू वांट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, यू विल स्विच ऑन द की। इसके अलावा अगर हम बात करें वायर हमें सारे कनेक्शंस को बैठाने के काम आती है। अब ये सारी चीजें सर साइमन के पास भी थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया। अरेंजमेंट के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितनी भी बैटरी सेल्स थी उन सबको आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने का कुछ तरीका अलग है। पहले हम मान लेते हैं ये सारी आपस में कनेक्ट कर ली गई हैं, उसके बाद साथ ही में सीरीज में एक नाइक्रोम की वायर को लगाया। यहां XY क्या है, जो XY है वो नाइक्रोम वायर है। XY है वो नाइक्रोम वायर है। XY इज अ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर के पैरेलल में हमारा क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और नाइक्रोम वायर के सीरीज में हमारा एम मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा, एम मीटर करंट को नापेगा। रास्ते में हमने की लगा दी, जब हमें जरूरत होगी हम ऑन कर देंगे, जब हमें जरूरत होगी हम ऑफ कर देंगे। अब साइमन सर ने इस अरेंजमेंट के साथ कुछ इस तरीके से खेला। उन्होंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली जो कि हमारे पास है। इस टेबल में उन्होंने 3-4 ऑब्जर्वेशंस को लिया। अब ये जो 3-4 ऑब्जर्वेशंस थी अलग अलग सर्कमस्टांसेस को लेकर की गई थी। अब उसके अलावा उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो सेल्स के अरेंजमेंट है इन्हें कुछ इस तरीके से इस सर्किट के साथ लगाया कि मान लीजिए पहली सेल को उन्होंने अकेला पहले इस सर्किट के साथ जोड़ा। यहाँ डिफरेंट हमें यहाँ लाइंस दिख रही हैं। देखिए अगर मैं इनको थोड़ा डार्क करूं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब होगा क्या, मान लीजिए मैं इस पहली को जब कनेक्ट करूं, बाकी कनेक्ट नहीं है। इस पहली को मैंने इस एंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरा इधर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब अभी सर्किट केवल एक सेल के कारण चल रहा है।
अगर मैं दूसरी सेल से लाइन ड्रॉ कर लूंगा तो इसका मतलब अभी केवल 2 सेल के कारण ये सर्किट कनेक्टेड है। अभी अगर मैं तीसरी लाइन को जोड़ दूंगा तो इसका मतलब हमारी 3 सेल से यहां करंट फ्लो हो रही है। और ऐसे ही जब मैं चौथे से कनेक्ट कर लूंगा तो हमारी 4 सेल के कारण जो भी करंट होगी वो इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगी। दिस वॉज द अरेंजमेंट। अब इसमें हमें क्या चीज ऑब्जर्व होती हुई मिली, देखिए मैंने बोला V वोल्टेज का मेरे पास सेल है, जब एक होगा तो V वोल्टेज होगी, जब 2 सेल लगेंगे तो वोल्टेज दुगनी हो जाएगी, जब 3 सेल लगेंगे तो वोल्टेज 3 गुनी हो जाएगी, जब 4 सेल लगेंगे तो वोल्टेज 4 गुनी हो जाएगी। अब ये सारी चीजें, ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें किधर मिल रही है, हमें इस वोल्ट मीटर में मिल रही है, क्योंकि यहां से जो भी वोल्टेज मैं अप्लाई करूंगा इस एक्स वाई वायर पे यानी कि नाइक्रोम वायर पे, उस पे हमें पोटेंशियल का चेंज देखने मिलेगा। अभी जो पोटेंशियल का चेंज हमें देखने मिला उसको हम यहां नोट डाउन कर लेते हैं। जब मैंने पहला केस बोला तो पहले केस में मैंने क्या करा, पहले केस में मैंने केवल एक सेल ली तो वोल्टेज मान लीजिए 1V हो गई। अब ऐसे ही जब मैंने 2 सेल ली तो वोल्टेज 2V हो गई, जब मैंने 3 सेल ली तो वोल्टेज 3V हो गई, और जब मैंने 4 सेल ली तो वोल्टेज 4V हो गई। अब होगा क्या, हम वापस से आते हैं 1 वोल्ट पे। जब एक सेल लगी हुई थी वोल्टेज तो हमें 1V देखने मिली, लेकिन इसके कारण जो यहां से करंट फ्लो हुई वो कितनी थी, सपोज मान लीजिए वो 1I थी, या फिर मैं बोलूं 1 एम्पियर, सपोज वो 1 एम्पियर थी। अब मैंने जब 2 सेल्स को लगा दिया तो मुझे देखने मिला, जब मेरी 2 सेल्स लगी हुई थी देखने मिला कि यहां करंट 2 एम्पियर थी। ठीक है, हमने 2 एम्पियर लिख ली। जब यहां पे को 3 वोल्ट थी, जब मैंने 3 सेल्स को लगा लिया तब मुझे यहां करंट कुछ 3.8 एम्पियर देखने मिली, 2.8 कर देते हैं इसे, अब हमें 2.8 एम्पियर देखने मिली। जब 4 वोल्ट थी तो जब मैंने चारों सेल्स को जोड़ लिया तो मुझे करंट दिखी लगभग 3.9 एम्पियर। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लूं तो क्या मैं कह सकता हूं दिस 2.8 इज नियरली इक्वल टू, दिस 2.8 इज नियरली इक्वल टू 3 एम्पियर, डेफिनेटली। और ऐसे ही अगर मैं 3.9 को बोलूं तो क्या ये नियरली इक्वल है 4 एम्पियर के, बिल्कुल है। अब ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जैसे जैसे मैंने कांस्टेंट, देखो जो यहां पे पोटेंशियल को मैंने बदला वो भी कांस्टेंट रेट के साथ बदला, वैसे ही मुझे करंट भी कांस्टेंट ही बढ़ती हुई देखने मिली। 1 करा तो 1 एम्पियर, 2 करा तो 2 एम्पियर, 3 करा तो लगभग 3 एम्पियर, 4 करा तो लगभग 4 एम्पियर की करंट देखने मिली। अब इन दोनों का ओम सर ने रेशियो निकाला V/R। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो यहां मुझे 1 मिलेगा, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो यहां फिर मुझे 1 मिलेगा। 3 और 3 का रेशियो लूं लगभग मान लीजिए 0.8 समथिंग आ रहा है, तो ये भी तो लगभग 1 के इक्वल है, बिल्कुल है। मान लीजिए ये भी मैंने करा, ये लगभग 0.9 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो क्या ये भी लगभग 1 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। देखने ये मिला कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहां अप्लाई होता है, हमेशा कंडक्टर के एंड्स पे। तो हमारा कंडक्टर तो यह नाइक्रोम वायर है, इसके एंड्स पे मैं जैसे जैसे यहां से पोटेंशियल बढ़ाता गया तो मुझे इससे फ्लो होने वाली करंट में भी कांस्टेंट इंक्रीमेंट देखने मिला। अब ऐसे रिलेशन को जहां एक ऑब्जेक्ट या एक क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और दूसरी भी उसके साथ बढ़ रही है, एक को बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ गई, और बढ़ाया तो वो और बढ़ गई, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में हम डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन पढ़ते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप को जहां एक क्वांटिटी को बढ़ाए तो दूसरी भी बढ़े, डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। इसका मतलब मैं ये चीज यहां कंक्लूड कर सकता हूं मैथमेटिकली कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगी। कह सकता हूं क्या मैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जी हां बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को जब ओम्स सर ने डिकोड करा तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। और अगर मान लीजिए आप डिट्टो इस डेफिनेशन को नहीं लर्न कर पाते तो आप मेरे साथ लिखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional
the potential difference applied across the ends of the conductor. Until and unless the current, until and unless the resistance and the temperature of the conductor remain constant. आई मेरी बात समझ में? अब इसको कर देते हैं एक प्यारे से बॉक्स के अंदर यस, ये देखिए, आई मेरी बात समझ में? तो या तो आप ये लिख लीजिए या फिर आप ये लिख लीजिए। अब आपको लगेगा सर आपने इतना बड़ा लिख कर दे दिया। नहीं नहीं, ये लिखा बहुत आसान शब्दों में है, लेकिन यहाँ क्या है कि ये कंप्यूटर से लिखी हुई चीज है और यहाँ ये हैंड रिटन है, तो इसलिए वो बड़ा लग रहा है। अभी तो मेरे पास कॉपी होती तो मैं एकदम फटाफट लिख लेता। भाई मेरी बात समझ में? यस। सो इतनी प्यारी ऑब्जर्वेशन को कितने प्यारे एक्सपेरिमेंट से सर ओम्स लॉ ने हमें दिया, और इसका इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा हमें काम आता है कि स्पेशली तो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा घुमा देता है। अब ओवरऑल तो हम ये सारी चीजों को समझ गए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा इसकी और क्या स्टडी हो सकती है, सर ओम्स ने क्या करा, उन्होंने इस टेबुलर फॉर्म का डाटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर उन्हें एक और चीज समझ में आई। अभी तो हम इतना जानते हैं कि अभी तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन V is directly proportional to I। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन कह रही है, लेकिन इसके अलावा जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे और इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें कांस्टेंट की जरूरत होगी। वो कांस्टेंट कैसे हमें पता चला क्या है, और ग्राफिकली हम कैसे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें V और I यानी कि वोल्टेज और करंट दे रखी हो या फिर हमें ग्राफ दिया हुआ हो। तो ओम सर ने क्या करा, उन्होंने ये जो डाटा हमें मिला इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लूंगा, मैं यहां अलग अलग फिगर्स को ले लेता हूं, 1 2 3 4, थोड़ा और बेहतर करते हैं, इसे ले लेंगे हम 1, इसे ले लेंगे 2, इसे ले लेंगे 3, इसे ले लेंगे 4, इसे ले लेंगे 5। यहाँ पे भी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। हमें पॉइंट्स पता है। अब मैं ये जो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग करंट की वैल्यूज को ले लिया है और मैंने वाई एक्सिस के अलोंग वोल्टेज की वैल्यू को ले लिया है। तो अब हमें जो डिफरेंट वोल्टेज देखने मिल रही है उसको डिफरेंट करंट के रिस्पेक्ट में मार्क करते हैं। जब वोल्टेज 1 थी, ओके 1 थी, तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करनी है। जब वोल्टेज 1 थी यानी कि लाइक दिस, कलर को हम लेंगे कौन सा कलर लें, व्हाइट कलर ले लें, ठीक है। ये देखिए जब हमारी करंट वोल्टेज 1 थी, ओके वोल्टेज 1 ले ली, तो हमें करंट कैसी देखने मिली, हमें करंट भी मिली 1, तो हमने ये मार्क कर लिया। तो हमारा जो कॉमन पॉइंट बना वो कौन सा बना, ये बना। इसके कोऑर्डिनेट, इसको मैं सपोज ए बोल देता हूं, इसको हम सपोज ए बोल देते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1,1। सिमिलरली मैं सारे लिख लेता हूं, बी के हो जाएंगे 2,2, सी के हो जाएंगे 3,3 और डी के हो जाएंगे 4,4।
अब हम इनको यहां पे को मार्क करके देखेंगे कि कैसे हो रहे हैं। देखिए अब वोल्टेज जब 2 थी तो करंट भी हमें 2 दिखी, यानी कि वोल्टेज 2 एम्पियर था तो करंट भी हमें कितना देखने मिला, 2 एम्पियर देखने मिला। यहां पे अगर हमें एक पॉइंट की बात करें तो ये हमारा वो पॉइंट है जिसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया। सिमिलरली जब मेरा वोल्टेज 3 वोल्ट था तो मुझे करंट कितना देखने मिला, मुझे करंट देखने मिला 3 एम्पियर का। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसे हमने बोल दिया पॉइंट सी। सिमिलरली जब मेरा वोल्टेज 4 वोल्ट था तो वोल्टेज को मैंने क्या कर लिया, इसे ले लिया 4 वोल्ट, इसे ले लिया 4 वोल्ट। तो हमें क्या देखने मिली, हमारी करंट की वैल्यू भी कितनी थी, 4 थी। हमें मिला 4 वोल्ट लाइक दिस। यस, ये है हमारा डी पॉइंट और ये सारे हमने यहाँ पे को कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ूं तो मुझे क्या लाइन देखने मिलेगी, देखो एक स्लोप देखने मिला, और कैसा स्लोप देखने मिला, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल कुछ ओरिजिन से बिल्कुल सीधा पास होता हुआ, कुछ इस तरीके का। ये देखो जो ये स्लोप देखने मिला, ये स्लोप कैसी स्लोप है, ऐसी स्लोप को हम कैसी स्लोप बोलते हैं, जो डायगोनली एक स्ट्रेट स्लोप हमें लाइन देखने मिल रही है, इसको हम बोलते हैं एक कांस्टेंट स्लोप। कैसी स्लोप है ये, एक कांस्टेंट स्लोप है ये, दिस इज अ कांस्टेंट स्लोप। और ये स्लोप निकालने का तरीका हमें पता है, इसको हम स्लोप को tan थीटा कहकर भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं इसको हम y अपॉन x कह के भी निकाल सकते हैं। y में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वोल्टेज को और x में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं करंट को। तो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला हमें पता है स्लोप का, उसकी मदद से हमें जो फिजिक्स का एक फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला v अपॉन आई, और ये v अपॉन आई हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है। और ये स्लोप कैसी है, ये एक कांस्टेंट स्लोप है। ये कैसी स्लोप है, एक कांस्टेंट स्लोप है। और कांस्टेंट स्लोप को सर ने क्या रिप्रेजेंट करा, उन्होंने इस कांस्टेंट स्लोप को बोला रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। डिनोटेड बाय स्मॉल आर, और ये जो स्मॉल आर है ये किसके बराबर है, दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू v अपॉन आई। दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू v अपॉन आई। और ये R यानी कि ये रेजिस्टेंस थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें कुछ इस तरीके की स्लोप देखने मिलती है। आई मेरी बात समझ में? तो इतनी प्यारी ऑब्जर्वेशन को सर ने इस दुनिया के सामने लाए, हमारे सामने लाए, और हमें इतना प्यारा सा एक लॉ, एक ब्यूटीफुल सा लॉ देखने मिला, एक रिलेशनशिप जानने मिली किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। और ये कुछ एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू भी हमें देखिए एक स्ट्रेट सीधी लाइन देखने मिलती है, और ये जो लाइन है इसी को हम स्लोप कहते हैं। और इसका जब हम इसी डायगोनल लाइन का, इस कांस्टेंट लाइन का जब हम स्लोप निकालते हैं, वो स्लोप हमें क्या देता है, वो स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। तो अगर हमसे कोई पूछे कि VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो हम सीधे बोलेंगे रेजिस्टेंस देता है। लेकिन VI की जगह वो IV भी तो कर सकता है, जरूरी थोड़ी है। लेने वाला तो y एक्सिस में I और x एक्सिस में V ले ले। तो यहां जब स्लोप निकलेगी, देखो स्लोप का फॉर्मूला तो y अपॉन x होता है, तो अगर स्लोप यहां निकाली जाए तो वो तो I अपॉन V कहलाएगी। लेकिन हमें तो V अपॉन I पता है रेजिस्टेंस होता है, तो ये I अपॉन V क्या कहलाता है। इस I अपॉन V को एक मिस्ट्री रखते हैं और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम समराइज करें सारी चीजों को, उससे पहले देखो मेरे पीछे क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड का समय है माय डियर।
पॉइंट टू बी नोटेड क्या कह रहा है? पॉइंट टू बी नोटेड बोल रहा है R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and it is called its resistance. ठीक है, इसके बारे में मैंने और बेहतर तरीके से आपको थ्रू आउट माई लेक्चर समझा दिया है। तो आज का हमारा गृह कार्य क्या है? हमारा गृह कार्य है, सबसे पहले हमें ओम्स लॉ को अच्छे से रिवाइज करना है। जो हमने पढ़ लिया उसे डाइजेस्ट करना है और आने वाले और एडवांसमेंट में हम इसको और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर माय एलिगेटर्स।